तो आरआरबी एनटीपीसी का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है उसका क्वांट का पेपर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है किसी पतलून की कीमत में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है, कीमत में नेट प्रतिशत परिवर्तन क्या है। कहने का मतलब ये है, कोई 100 रुपए के सामान था, कोई 100 रुपए का सामान था, उसमें क्या किया गया, पहले 20% का वृद्धि किया गया। 20% का वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। 100 का 20% 20, 120। फिर कह रहा है इसमें कमी की जाती है, कमी की जाती है, कितने की कमी की जाती है, 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। तो 1/4 किसका, 120 का, 120 का 25% की कमी की जा रही है, किस पे, 120 पे। 100 रुपये था, 100 रुपये में 20 रुपये पहले बढ़ा दिया, फिर क्या कर रहे हैं, 25% कम कर। तो इसका 1/4 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब किस में से घटा देंगे, 120 में से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 90, ठीक है, 90 हो गया। अब ये हमारा फाइनल अमाउंट आ गया और ये हमारा इनिशियल जो हमारा क्रय मूल्य था। तो कह रहा है कितने की परिवर्तन किया गया, कीमत में कितना परिवर्तन किया गया। पहले 100 था, फिर 20% बढ़ा के 120 कर दिए, फिर 25% बढ़ा के 90 कर दिए, तो कितना परिवर्तन हो गया। तो अगर हम कहते हैं 100 में से 90 घटाएं तो हो जाएगा 10, और मूल संख्या कितनी थी, 100 ही थी, और इसका गुणा कर देंगे 100 से, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कमी कितने की हो गई, 10% की कमी हो गई। तो कितने की कमी की गई है, 10% की कमी की गई। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी 1000 में 20 किलो चावल खरीदता है। 1000 में कितना चावल खरीदता है, 20 किलो, और उसे 55 रुपये प्रति केजी पर बेचता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि 20 किलो चावल खरीदता है कितने में, 1000 में, ठीक है। तो 1 किलो का दाम क्या हो जाएगा, यहां से काट सकते हैं, ठीक है। तो 20 पचे 100 और ये 50, यानी कि 1 किलो का दाम हो जाएगा 50 रुपये। 50 रुपये तो ये क्या हो गया, इसका सीपी हो गया, यानी क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। बेच कितने में रहा है, 55 में। तो 55 में से 50 घटा दे, कितने का लाभ कमा रहा है, 5 रुपये का। कितने पर, 50 पर। गुणा कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए 100 से, इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2, यानी कि टोटल जो उसको परसेंटेज लाभ हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न दिया हुआ है डिस्काउंट के ऊपर। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 8000 है, यदि 15% और 10% की दो क्रमिक डिस्काउंट छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि एक फोन है, उसका कीमत क्या दिया हुआ है, 8000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 8000 दिया हुआ है। अब कह रहा है पहले उस पर क्या करते हैं, 10% का डिस्काउंट देते हैं। कितने परसेंट का, 10%, नहीं पहले 15 है, पहले 15% का डिस्काउंट देते हैं। तो किसी का नंबर का परसेंटेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उस नंबर से मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 करना होता है। तो यहाँ पे 8000 गुणे 15/100, 00 से 00 कैंसिल, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 15×8 120, तो टोटल कितना घटे जाएगा यहाँ से, 15% का मतलब -1200 हो जाएगा। अब -1200 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6800। 1000 घटा तो 7000 हो जाएगा, 7000 में से 200 और घटा देंगे तो 6800। अब कितने का डिस्काउंट देना है इस पे, 10% का और डिस्काउंट देना है। -10% का मतलब 680। 680 घटा दिया जाए अगर 6800 में से, तो कितना हो जाएगा, 6800 में से 600 घटा देंगे तो 6200, और 6200 में से 80 और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6120, ठीक है। तो दोनों डिस्काउंट देने के बाद जो फाइनल अमाउंट उसको देना पड़ेगा वो कितने का देना पड़ेगा, 6120। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6120 हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है दूरी, चाल और समय के ऊपर है।
तो कह रहा है कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, एक निश्चित दूरी d है उसको तय करता है। यदि वो अपनी चाल 25% कम कर देता है तो उसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब एक चीज याद रखिएगा कि d बराबर क्या होता है, s इंटू टी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से s जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके टाइम के, ठीक है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं s1 प्रोपोर्शन टू t1 और s2 प्रोपोर्शनल टू 1/t2, ठीक है। ये पहला चाल था और ये दूसरा चाल था। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं s1/s2 बराबर t2/t1 लिख सकते हैं, ठीक। अब कह रहा है कि उसमें 25% की चाल की कमी कर दी, तो मान लेते हैं s1 और s2। s1 जो था वो पहले 100 था और बाद में 25% कम कर दिया, तो कितना घटा दिया, 25 घटा दिया 100 में से, तो 75 हो गया, ठीक है। रेशियो में जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। अब यही चीज यहाँ पे रख दें अगर, तो s1/s2 ये लिख सकते हैं 4/3, क्योंकि हमारा रेशियो इसी तरह से आया है, लिख दिए। तो ये हो जाएगा t2/t1 हो जाएगा। पहले टाइम कितना लगता था, 3 लगता था, अब कितना लग रहा है, 4। 3 में कितने की वृद्धि हो गई, 1 की, ठीक है। 3 में 1 जोड़ेंगे तभी ना 4 होगा, 3 में। और ये मूल क्या था हमारा, पहले क्या था, 3। तो इसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 1/3 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होता है, 33.33 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रहा है, एक व्यापारी कोई वस्तु खरीदता है, उसकी मरम्मत के लिए वो 50 रुपए क्या करता है, खर्च करता है और उसे 600 में बेचकर 25% लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कोई एक व्यापारी है, तो वो क्या कर रहा है, पहले वस्तु को खरीदता है, ठीक है, फिर उसके मरम्मत में क्या करता है, 50 रुपए खर्च कर देता है, 50 रुपए खर्च कर देता है। फिर उसको क्या करता है कि 600 में बेचता है और 25% का लाभ अर्जित करता है। तो कुल मिला के हमारा ये हो गया कि ये जो मान लेते हैं 100 रुपए में उसने कोई चीज खरीदी, ठीक, 25% के लाभ पे उसने बेचा, यानी कि कितने पे बेचा होगा, 125 पे बेचा होगा। तो जो 125 की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 600 दी गई है। हमको क्या निकालना है, 100 की वैल्यू निकालना है, और 100 की वैल्यू हमको नहीं पता, तो इसलिए हम उसको x मान लेंगे। 25 से काटें अगर, तो ये कितने बार में चला जाएगा, 5 बार में, और ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। फिर 5 से अगर हम 600 को काटे हैं तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 1 आ जाएगा, तो 5 दूना 10 यानी कि 120, ठीक है। 12 × 5 = 60 भी होता है इस तरह से। फिर x बराबर क्या आ जाएगा, 120 × 4 यानी कि 480 आ जाएगा। अब मरम्मत कराने में उसने क्या किया था, 50 रुपए खर्च किया था, तो यानी कि 480 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा, 430। तो कितना रुपया उसको क्रय मूल्य लगा था, 430 रुपये क्रय मूल्य लगा था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर, यानी कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट के ऊपर। कह रहा है 12,000 की धनराशि को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की जाती है, जहां ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। 1.5 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा। अब अगर जहां पे कहता है कि वार्षिक रूप से यानी कि सालाना मिलेगा, अर्धवार्षिक करा तो हाफ ईयरली मिलेगा, ठीक है। तो कितने का इन्वेस्टमेंट है उसका, 12,000 का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है कि 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 10% है, लेकिन वहां पे जो ब्याज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, अर्धवार्षिक। तो यानी कि 10% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक में कितना हो जाएगा, 5%, ठीक। और क्या कर रहा है, 1.5 वर्ष बाद मिश्र धन, यानी कि उसको 1.5 साल यानी कि 18 महीने उसको ब्याज मिलेगा। तो 6 महीने में एक मिलेगा, 6 महीने में एक मिलेगा, 6 महीने में एक मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से ट्री मेथड से 3 लाइन खींच देंगे, और तीनों में क्या होगा, 5%, इस पे भी 5% और इस पे भी क्या होगा, 5%। 12 × 5 = 60 यानी 600 रुपये, यहाँ पे भी 600 रुपये, यहाँ पे भी 600 रुपये, ठीक है। पहला जो उसको मिलेगा वो क्या मिलेगा, हाँ, अर्धवार्षिक में 12,000 पे 600 रुपये, 600 रुपये, 600 रुपये मिलेगा।
फिर ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यही होता है कि जो ब्याज मिला उसके ऊपर भी क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो यानी 600 पे फिर से क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा 5%। तो 5% 600 का निकालेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक, यही 600 रुपये आगे भी कैरी करेगा तो यहाँ पे भी क्या करेगा, 30 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज देगा। फिर यहाँ पे 600 है तो ये भी क्या करेगा, 5% ब्याज देगा, तो यहाँ पे 30 रुपये और ब्याज दे देगा। अब ये जो 30 रुपये है ये भी क्या करेगा, ब्याज देगा, ये भी क्या करेगा, ब्याज देगा। कितना देगा, 5%। तो 30 का 5% कितना होता है, 1.5 रुपये होता है। ठीक है, तो 1.5 रुपये सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1800 रुपये, ये हो जाएगा कम है, ये हो जाएगा 90 और ये कितना हो जाएगा 1.5। सबको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 1891.5। ठीक है, यानी कि 1891 रुपये और 50 पैसा मिलेगा। उसका मूलधन कितना था, देखो, हाँ, तो जो मूल कहते हैं मिश्र धन होता है वो मूलधन प्लस जो ब्याज होता है उसको जोड़ के होता है। तो 12,000 तो क्या था, उसका मूलधन था, और इसमें जो है 1891.5 इसका ब्याज था। तो इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13,891.5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अभी कल हमने ये वाला प्रश्न लगाया था, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कहा जा रहा है, कम। ठीक है, 2 अंकों वाली एक संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों के योगफल का 4 गुना उसके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या के बराबर है। तो 2 अंक हैं, ठीक है, 2 अंकों वाली कोई संख्या है, तो 2 अंकों वाली संख्या मान लेते हैं, वो क्या है, 10x + y है। इस प्रकार है कि उसके अंकों के योगफल का 4 गुना, अब जो ये अंक हैं तो उसके अंकों का योगफल का 4 गुना उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या के बराबर है। यानी कि अंकों को उलट दें तो 10y कर दें और ये x कर दें। ठीक है, तो उलट दिया। एग्जाम्पल के तौर पे जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो ये हो गया 41 को मान लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 40 + 1 और ये हो जाएगा 40, 4 × 10 और +1, इस तरह से लिख सकते हैं। अब उलटने के लिए कहा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, 1 × 10 + 4, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसके बाद कह रहा है यदि अंकों के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है, 3, तो मूल संख्या यानी कि हमको ये ज्ञात करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 4x + 4y = 10y + x। ठीक है, इधर चला जाएगा x और y को उधर लेते आएंगे तो हो जाएगा 3x = 6y, यानी कि x = 2y आ जाएगा। इसी को पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 2y - y = 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पे x बराबर क्या लिखा है, 2y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर y की जगह 3 रखेंगे, 2 × 3 = 6, तो यानी कि y आ गया हमारा 3 और x हमारा आ गया 6। तो इसी को यहाँ रख दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, 60 + 3 = 63। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर ही एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के तहत एक निवेश 6 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, कितने वर्षों बाद यह 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है 6 वर्ष लगते हैं, 6 वर्ष लगते हैं क्या होने में, किसी धनराशि को 3 गुना होने में। 6 वर्ष लग गए किसी धनराशि को क्या होने में, 3 गुना होने में। ठीक है, तो 3 गुना होने में लग गए। उसके बाद क्या होता है, कितने वर्षों बाद वो 27 गुना हो जाएगा। तो 6 वर्ष में 3 गुना, तो 12 वर्ष में कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। 6 वर्ष में 3 गुना हो रहा है तो 12 वर्ष में कितना हो जाएगा, 9 गुना। 3 गुना था, फिर हाँ, और फिर 18 वर्ष में कितना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। 3 का गुणा हो रहा है और यहाँ पे 6 वर्ष बढ़ रहा है, तो 27 गुना होने में कितना समय लगेगा उसको, 18 वर्ष लग जाएगा। सिंपल था, केवल लॉजिकली। आगे कहा जा रहा है कि एक मशीन का अंकित मूल्य 16,000 रुपये है। दुकानदार ग्राहक को 15% और N% की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है।
यदि ग्राहक ने मशीन के लिए 12,240 का भुगतान किया तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो यानी कि मूल क्या था उसका, अंकित मूल 16,000 रुपए था, 16,000। फिर क्या किया उसने 15% डिस्काउंट दिया, तो माइनस 15% कर देंगे। 16,000 का 15% कितना होगा, 16 गुणे 15 करें तो 15 छक्का 90, 9 15 एकम 15 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है 24। तो कितना डिस्काउंट दिया होगा इस पे, 2400 का डिस्काउंट दिया होगा। 2400 घटा दें अगर 16,000 में से तो कितना आ जाएगा 13,600 आएगा, 13,600, क्योंकि 16 में से 2 घटा देंगे 14 और 4 और घटा देंगे 13,600। अब यही 13,600 में से हमको नहीं पता है कि n% कितना घटाया है, लेकिन जो फाइनल आया हमारा कितना आ गया है वो 12,240 आ गया है। अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें, यानी कि कितना 13,600 और 12,240, इनका डिफरेंस निकाले हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 6 और फिर 5 में से 2 जाएगा तो 3 और 13 में से 12 जाएगा तो 1। ठीक है, यानी 1,360 का डिस्काउंट उसने दिया और हमको साफ दिख रहा है कि ये 13,600 का जो 10% होता है वो कितना होता है 1,360, यानी कितने का डिस्काउंट दिया होगा इसने 10% का डिस्काउंट दिया होगा। कितने का डिस्काउंट दिया है 10% का, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया, एन जो था 10% का डिस्काउंट दिया। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि 50 प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों के एक बैच में प्रबंधकों का औसत मासिक वेतन 48,000 है और प्रबंधकों का औसत मासिक वेतन 48,000, पर्यवेक्षकों का औसत मासिक वेतन कितना है 42,000 है। यदि बैच का कुल मासिक औसत वेतन कितना है 44,400 है तो बैच में पर्यवेक्षकों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि हम मान लें प्रबंधक को ठीक है 50 जो है क्या है प्रबंधक और पर्यवेक्षक दोनों मिलाकर है। ठीक है, और क्या कर रहा है कि हमें क्या निकालना है, दोनों की संख्या बतानी है। 2 मेथड है, एक है मिक्सचर एंड एलिगेशन और दूसरा जो है सिंपल मेथड है। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से ही चलते हैं। तो कह रहा है पहले कि एक की औसत जो औसत वेतन है वो कितना है 48,000 है और दूसरे का कितना है 42,000 है और दोनों का जो एवरेज है वो कितना है 44,400 है। ठीक, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा देते हैं। ठीक है, एक होता है मिक्सचर एलिगेशन जब आप पढ़ोगे, एक होता है कॉस्टली और एक होता है डियरर और एक होता है चीपर। तो ये डियरर में से क्या करते हैं जो मीन होता है उसको घटाते हैं और जो मीन होता है उसमें से क्या घटाते हैं चीपर को घटाते हैं। तो 48 में से अगर इसको घटाएं तो कितना आएगा यहाँ पे बताइए, और 44 में 42 घटाएं, 48 में से घटाइए जरा बताइए कितना आएगा 480, 6 जोड़ देंगे तो 50, यहाँ पे आ जाएगा 36 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा आएगा। ठीक है, और 00 लगा दो, सही जा रहे हैं ना कि गलत जा रहे हैं कुछ, 00 लगा दो तो 00 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 2 और 3, 24 और 36 काट दें 12 से कट जाएगा, कितना का रेशियो आ जाएगा 2 और 3 का रेशियो आ गया। यानी ये क्या थे हमारे प्रबंधक थे और ये क्या थे पर्यवेक्षक थे। तो टोटल हमारी संख्या कितनी दी है 50। ठीक, और हमें निकालना क्या है पर्यवेक्षक, तो 3 पर्यवेक्षक हैं कितने पे 5 पे, ये कट जाएगा कितना आएगा 10, 10 गुणे 3 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये रेशियो। और इसके अलावा एक और मेथड जो है वो ये है कि मान लेते हैं ये कितने हो जाएंगे 48,000 रुपया जो है प्रबंधक की कीमत है और कितने लोग हैं यहाँ पे मान लेते हैं 50 माइनस x जो है वो मान लेते हैं पर्यवेक्षकों की संख्या है। कितने की किसकी संख्या है पर्यवेक्षकों की संख्या है। तो प्रबंधकों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे 50 में से x घटा देंगे तो पर्यवेक्षक हमारे मिल जाएंगे। अब मैंने x जो है पर्यवेक्षक क्यों माना, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी थी। फिर क्या होगा x गुणे 42,000 बराबर कितना हो जाएगा 44,400 गुणे 50, यही होगा।
ठीक है। फिर क्या होगा कि यहाँ से अगर हम डबल जीरो कट करना चाहें तो डबल जीरो यहाँ से कट कर सकते हैं। 100 कॉमन ले लिया तो कट हो जाएगा। एक और जीरो कट करना चाहें तो यहाँ से भी कट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 48 गुणे 50 माइनस 48x प्लस 42x बराबर 444 गुणे 5 हो जाएगा। ये जो माइनस वाला है तो इसको लेते आते इधर, तो 48 माइनस 42 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6x से हो जाएगा। 48 इधर ले आइए, 42 इधर लेते आइए, तो 48x माइनस 42x 6x हो जाएगा। फिर आप इधर लेते गए तो 48 गुणे 50 यहीं पे है ना, और 48 गुणे 50 माइनस 444 गुणे 5 यहीं पे रह जाएगा। तो इसको गुणा करके बताइए ना, 8 पचे 40 और 5 चौक 20 और 4 क्या हो जाएगा 24 माइनस 4 पचे 20, 4 पचे 20, 2 हासिल 4 पचे 20, तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा। और इसको घटा देंगे तो कितना आएगा 80, जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा, शायद 180 आएगा। तो इसको कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो दोनों मेथड आप लगा सकते हो, इस मेथड से भी जा सकते हैं, उस मेथड से भी जा सकते हैं। हम PDF भेज देंगे उसमें ग्रुप में, ठीक। अच्छा, ये प्रश्न हम लोग को कल फंस रहा था, तो इसको देख लेते हैं। कह रहा है एक स्थानीय पुस्तकालय अपने नए संग्रह के लिए कई जीवनी पुस्तकें और रहस्य उपन्यास खरीदता है। पुस्तकालय ने जीवनी पुस्तकों पर ठीक 4800 और रहस्य उपन्यासों पर भी कितना खर्च किया है 4800 खर्च किया है। प्रत्येक जीवनी पुस्तक की कीमत एक रहस्य उपन्यास से 40 रुपए अधिक है। पुस्तकालय जीवनी पुस्तकों की तुलना में 10 रहस्य उपन्यास अधिक खरीदता है। खरीदी गई जीवनी पुस्तकों की संख्या बताइए। तो मान लेते हैं उसने कितना जीवनी पुस्तक खरीदा है x, और रहस्य उपन्यास कितना हो जाएगा 10 अधिक है ना, तो 10 प्लस x कितना होगा। अब कह रहा है कि 4800 रुपए खर्च करता है किसके लिए, जीवनी के लिए। तो 4800 रुपए जीवनी के लिए खर्च करता है और x अमाउंट ऑफ मतलब x नंबर ऑफ किताब खरीदता है, तो 4800 बटे x कर देंगे तो एक किताब का दाम पता चल जाएगा। माइनस 4800 बटे जो उपन्यास के लिए 4800 खर्च किया और उपन्यास कितना खरीदा है x प्लस 10 उपन्यास खरीदा है। जैसे मान लेते हैं अभी एक क्वेश्चन आया था ना कि 20 किलो चावल खरीदा कितने में 1000 रुपए में, तो 1 किलो चावल का दाम कैसे निकाला था 1000 बटे 20। सेम वही प्रोसेस हमने कर दिया, ठीक। दोनों का डिफरेंस निकालें। अगर जीवनी का और उपन्यास को, जीवनी के मूल्य में से उपन्यास के मूल्य को माइनस करें तो अंतर कितना बताया है 40, तो 40 रुपए अधिक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा। ये समीकरण हमारा बन गया। बस हमको क्या करना है, सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करेंगे तो 4800 कॉमन ले सकते हैं, बाहर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 10 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा 1 2 0, यानी कि ये हो जाएगा 120 और यहाँ पे हो जाएगा x इंटू x प्लस 10 और इधर आ जाएगा x प्लस 10 माइनस x बराबर क्या है 1 है। इतना ही है ना, थोड़ा सा लॉन्ग जा रही है लेकिन हो जाएगा 120 और यहाँ से x क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो 10 बटे x इंटू x प्लस 10 बराबर 1। गुणा कर दो 120 का 10 में कितना हो जाएगा 1200 और ऊपर कर देंगे और यहाँ पे आएगा है तो यहाँ पे अपॉन में होगा, ये भी अपॉन में है तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर में आ जाएगा, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 10 बराबर हो जाएगा किसके 1200 के। आगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 बराबर 0, ठीक है।
यहाँ से एक और चीज हम कर सकते हैं, हम देखें यहाँ पे कौन सा दो वैल्यू रखें जो है हमारा 1200 दे सकता है। अगर हम x की जगह पे 30 रख दें, x की जगह पे कितना रख दें 30, तो हमारा हो जाएगा ना 30 प्लस 30 गुणे 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40, तो 1200 आ सकता है, आ जाएगा। तो हमारा x का जो कह सकते हैं जो मान है वो कितना हो गया 30। और हमसे पूछा क्या है कि खरीदी गई जीवनी पुस्तकों की संख्या, और जीवनी पुस्तकों की संख्या क्या था x था, तो हमारा कितना, हमने कितना जीवनी खरीदा था 30 जीवनी खरीदा था। ठीक है, चाहो तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आप हल करो, नहीं तो ऐसे बैठाना शुरू करोगे दिमाग में तो बैठना शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा किसके ऊपर है, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर है। ठीक है, तो लगाते हैं 19/18 गुणे 6/19 हो जाएगा, भागे 5/18 गुणे 16/15 प्लस 4/6 प्लस 6/8 24/25 गुणे 25/8, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 19 से 19 क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये कट होगा तो कितना आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1/3 डिवीजन में। यहाँ से कट करना चाहें तो ये कितने बार में चला जाएगा 3 बार में, और ये कितने बार में चला जाएगा 2 से 9 बार में, और ये 8 बार में, तो यानी कि 8/9 गुणे 3 कितना लिख सकते हैं, गुणा नहीं कर 2 से। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 4/6 प्लस ये क्या हो जाएगा 3/4, और यहाँ कट चुका है, अच्छा ये भी कट जाएगा क्या 3 बार में चला जाएगा 8 से 24, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1/3 हो जाएगा, 1/3 3 से कैंसिल आउट हो गया। अब कुल मिला के हमारे पास जो बचा, कुल मिला के जो हमारे पास बचा 1/3 डिवाइड, यहाँ पे हम एलसीएम लेना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 गुणे 3 है, और 6 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 2, यानी कि कुल मिला के 9 गुणे 3 गुणे 2, ये एलसीएम बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का गुणा कर देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 16, और 4 में गुणा कर देंगे किसका 9 का गुणा कर देंगे, 4 में किसका गुणा कर देंगे 9 का, तो 9 चौक 36, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, फिर आगे 1/3 गुणे, अब इसको ऊपर कर सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 9 गुणे 3 गुणे 2/36, और 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 16 6 12, और 4 और 1 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 1/4, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आगे भी हम काट सकते हैं, याद रहने दें, ये हो जाएगा 18/52 प्लस 1/4, 13 चौक 52 होता है, कितना 13 चौक 52, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 13 गुणे 4, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 चौक 52 ही है तो 18 रहने देंगे, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है 4 गुणे 13 हो रहा है ना, तो एक में भी किसका गुणा करेंगे 13 का गुणा कर देंगे, तो 13 का गुणा कर दिया, 18 और 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 31/52, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हमारे पास ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा। कह रहा है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि एक समलंब चतुर्भुज के आधारों की लंबाई 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ट्राइपोजियम दिया हुआ है, ट्राइपोजियम का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, तो आप एक एक करके हर
चतुर्भुज का फॉर्मूला याद कर लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे जो हमारे दोनों भुजाएं होती हैं उनका योग। मान लेते हैं एक भुजा ए है और दूसरी भुजा बी है, दोनों भुजाओं का क्या हो जाता है, योग गुणे h। ठीक है, ट्राइपोजियम कुछ इस तरह से होता है। ये जो आकृति बनती है वो किसकी बनती है, ट्राइपोजियम की। मान लेते हैं ये ए है, ये क्या है, बी है, और जो इसकी लंबाई है वो क्या है, h है। यही फॉर्मूला रख देंगे। तो 1/2, पहला जो कहते हैं भुजा का लंबाई दिया कितना दिया है 8, दूसरी भुजा की लंबाई 12, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, 8 12 कितना हो जाएगा 20, और 20 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 10, 10 गुणे 5 कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड था, फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड था। अगर फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दे रहा है कि श्याम और मनीष दोनों का लंबाई का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:8, यानी कि 7:8 दिया हुआ है। यदि श्याम की लंबाई कितना दे रहा है 140 सेंटीमीटर, तो हमें किसका लंबाई बताना है, तो कह रहा है तो सबसे लंबा कौन है और उसकी लंबाई कितनी है। हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि श्याम और मनीष का जो रेशियो दे रहा है 7 और 8 का दे रहा है, तो लंबा कौन होगा, मनीष होगा। कितना लंबा होगा ये नहीं पता है। तो ये अगर 7 की वैल्यू यानी 7 यूनिट की वैल्यू जो है 140 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140/7, तो कितना आ जाएगा 20। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 गुणे 8 160। तो ये यहाँ पे आप सीधे इसको लगाने की जरूरत भी नहीं, आप अपने मन में लगा लोगे। ये कितना आ जाएगा 160। दोनों में अंतर कितना है 20 का अंतर है। तो मनीष लंबा है सबसे, और अंतर कितने का है 20 सेंटीमीटर का। तो मनीष जो है 20 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। अब आ रहा है क्वेश्चन बहुलक के ऊपर। तो बहुलक क्या होता है कि कोई भी अगर आंकड़ा दिया हुआ, डेटा दिया हुआ है, और एक नंबर कम से कम जो है सारे नंबर से बहुत पहले बहुत ज्यादा है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका बहुलक कहते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा नंबर सबसे ज्यादा आ रहा है। 12 कितने बार आया है, 2 बार आया है। 15 कितने बार आया है, 2 बार आया है। 18 कितने बार आया है, 3 4 बार। 18 4 बार आया है। 20 जो है 1 बार आया है। 22 कितने बार आया है, 3 बार आया है। ठीक है, और 28 जो है 1 बार आया। तो सबसे ज्यादा कौन आया है 18। सबसे ज्यादा कितने बार 18 कितने बार आया है, 4 बार आया है। ठीक है ना। देखिए 12 कितने बार आया था, 12 जो है 2 बार आया था। 15 कितने बार आया है, 2 बार आया है। 18 4 बार आया है। 20 कितने बार आया है, 1 बार। 22 कितने बार आया है, 3 बार आया है। और 25 1 बार आया है। तो सबसे ज्यादा कौन आया 18। तो बहुलक कौन हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। क्लियर, बहुलक वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि आंकड़ा दिया हुआ, बस हमें ये देखना कौन सा नंबर बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न एज एंड एवरेज के ऊपर दिया हुआ है। कह रहा है मोहित की वर्तमान आयु उसके पुत्र राहुल के वर्तमान आयु की 3 गुनी है। वर्तमान से 12 वर्ष बाद मोहित की आयु राहुल की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु का योगफल वर्षों में ज्ञात करना है। मान लेते हैं मोहित की जो वर्तमान आयु है वो क्या है, x है। तो मोहित की जो वर्तमान आयु कितनी हो गई x, तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 3x। यही ना कह रहा है, मोहित की वर्तमान आयु अगर x है तो उसके पुत्र राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगा। ठीक, फिर वर्तमान से 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, तो इसमें 12 जोड़ देंगे और इसमें भी क्या कर देंगे 12 जोड़ देंगे, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम। ठीक, तो 12 वर्ष बाद राहुल की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो किसकी 2 गुनी हो जाती है, राहुल की आयु की। राहुल की आयु यही दिया, उसका क्या हो जा रहा है 2 गुना हो जा रहा है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो यहां से सॉल्व कर लेंगे। तो x + 12 बराबर 6x + 24। ठीक है, नहीं कंडीशन गलत बन गया।
इसने क्या कहा है, वर्तमान से 12 वर्ष बाद मोहित की आयु राहुल की आयु की क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। मोहित की जो आयु है वो किसकी दोगुनी हो जाती है, राहुल की। तो राहुल की आयु जो है उसकी दोगुनी, इसको कर देंगे ना दोगुना, राहुल की आयु जो है इसका दोगुना कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, वो दोनों बराबर हो जाएंगे। जो मोहित का एज है उसको दोगुना कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, राहुल के एज के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x + 24 बराबर 3x + 12। ठीक है, तो यहाँ से घट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। तो 24 यहीं रहने देंगे, 12 यहाँ लाएंगे तो 12 आ जाएगा। 3x में से 2x घटाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो मोहित की जो वर्तमान आयु हो जाएगी 12 वर्ष हो जाएगी, राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 12×3 = 36 हो जाएगा। अब जो कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, 48 वर्ष हो जाएगा। कंडीशन अगर गलत बना, जो हमसे बन रहा था, अगर कंडीशन गलत बन जाएगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका कंडीशन सही होना चाहिए। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 8 है, उसका HCF 6 है, उसका एलसीएम कितना होगा। यानी दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 3x और 8x। यानी 3:8 दिया हुआ है, तो कोई गुणांक उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, वही संख्या होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x और 8x। अगर इसका हम HCF पूछें तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 6। दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, x है, तो HCF क्या हो गया, 6। और 6 की वैल्यू कितनी दी है, x की वैल्यू कितनी दी है, 6। अच्छा, 3x और 8x है, इनमें जो कॉमन नंबर है वो क्या है, x है। x को हम क्या मान लेंगे, HCF को, कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही क्या है, x है। और x का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। हमें एक चीज पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लसा यानी कि HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 3x गुणे 8x बराबर 6 गुणे LCM हो जाएगा। इसको कट करें, कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में। ये कहाँ दो, 6 2 बार में चला जाएगा ना, ठीक है। फिर इसके बाद 2 को इसको कट करें तो ये कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में, ठीक है। तो हमारा ये हो गया LCM बराबर LCM बराबर x का गुणा कर देंगे, x में कितना हो जाएगा, x² और क्या है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x²। 4 गुणे x की वैल्यू कितनी दी है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। 36 का गुणा करेंगे 4 में कितना आएगा, 144। कितना आ जाएगा, 144। समझ में आ रहा है। दो संख्याएं दी थी, अनुपात दिया था, उसमें जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया था, x, और x का मान कितना दिया था, 6। फिर हमें ये पता है दोनों संख्याओं का अगर गुणनफल करें और उसके मासा और लसा यानी कि HCF और LCM को गुणा करें, दोनों बराबर होगा। तो हमने मान रख दिया, कट किया तो LCM बराबर कितना आ गया, 4x² आ गया। x की वैल्यू दिया था 6, तो वहां पे 6 पुट कर देंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 4 से गुणा करेंगे तो 144। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 12 प्रश्न और हैं, जल्दी से कर लेते हैं इसको। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि कोई कार 8 लीटर पेट्रोल में कितना चलता है, 120 किलोमीटर चलता है। 8 लीटर पेट्रोल में कितना चल रहा है, 120 किलोमीटर। तो कह रहा है कि 225 किलोमीटर जाने के लिए 225 किलोमीटर जाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ जो है लीटर पेट्रोल लगेगा। ठीक है, हम एक का नहीं निकाल रहे हैं, हम सीधे सीधे वैल्यू रख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 8 से कट करेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, 8 एकम 8, 4 होगा 15 आ जाएगा। 15 से 225 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 एकम 15, 7, 15 पचे 75। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 लीटर आ गई। अब दूसरा मेथड आप लोग यूज करना चाहते तो कर लो। क्या करोगे, 8 लीटर में 120 जा रहा है तो 1 लीटर का निकालोगे, 1 लीटर का कितना आएगा, 15 किलोमीटर। फिर कितना आपको जाना है, 225 जाना है, तो 225/15 करोगे तो कितना आएगा, 15 लीटर।
हाँ 225 से 15 करोगे तो 15 लीटर आएगा। अगला प्रश्न, इसमें कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 31 है। दो धनात्मक संख्याएं हैं x प्लस वाई, उनका योगफल कितना हो जा रहा है 31, उनका गुणनफल कितना हो जा रहा है 220। तो उन धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है, इतना दिया है। ठीक है, तो कल ही कंडीशन में बताया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 11 प्लस 20, लिख सकते हैं 11 प्लस 20। और यहाँ पे क्या करेंगे 11 गुणे 20 कर दें तो हमारा ये 220 आ जाएगा। तो एक संख्या हमारी हो गई 11, दूसरी संख्या को क्या हो गई हमारी 20, दोनों के बीच का अंतर करें यानी कि 20 में से 11 घटाएं तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर यह ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर क्वेश्चन दिया था, तो कल हम लॉन्ग प्रोसेस बताएं कि कैसे आप ट्रायंगल बना के कर सकते हो आधार कार्ड निकालने के बाद। अब यहाँ पे हम सीधे चलेंगे फॉर्मूला पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 cot a इक्वल टू 4, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा 2, cot a बराबर 2। फॉर्मूला आपको पता हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि cot स्क्वायर a बराबर होता है cosec स्क्वायर a माइनस 1, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को यहां पुट कर सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख सकते हैं। तो अगर हम यहां लिख सकते हैं तो हम इसको लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 रख सकते हैं ना यहां से। और उसके बाद क्या लिख देंगे नीचे कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि ये इसका दिया हुआ है, लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। फिर ये क्या हो जाएगा 1 और 1 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट का वैल्यू कितना दिया है कॉट ए का 2 दिया हुआ है, तो 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर कॉट स्क्वायर ए, तो फिर से क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रहा है? जो कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, कॉट ए गुणे कॉट ए लिख सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर ए लिखते थे। ठीक है, 2 बार, तो इसको लिख दिया तो कितना आ गया यहाँ पे 2 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और अपॉन 4, 2 और 4 जोड़ देंगे तो 6 और ये हो जाएगा 4, कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 और 2, 3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, 3/2 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5। नहीं समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब फॉर्मूले से आएंगे तो यही प्रोसेस लगाएंगे, देख लेना रिवाइज करके तो पता चल जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 120 किलोमीटर को वो किस स्पीड से तय कर रहे हैं, 40 की स्पीड से तय कर रहे हैं। फिर ये हमारा टाइम निकालने मानते हैं। पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ लो। लिखा हुआ है एक कार 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 180 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए कार की औसत चाल ज्ञात करें। तो 120 को कितने में तय कर रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। हमें पता है कि दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो 120/40। फिर कितना है 180 को तय कर रहा है कितने से, कितने की चाल से तय कर रहा है 60 की चाल से तय कर रहा है, प्लस 100 की दूरी तय कर रहा है किससे 50 की चाल से तय कर रहा है। ठीक है ना, तो अगर इनको कट करें तो ये आ जाएगा 3 घंटा, इनको कट करें तो ये भी आ जाएगा 3 घंटा, इनको कट करें तो ये कितना आ जाएगा 2 घंटे। सबको जोड़ दे तो टोटल कितना लगा इसको टाइम 8 घंटे का टाइम लगा। सबको ऐड कर दे, 120 में ऐड करें 180 कितना हो जाएगा 300, 300 में ऐड करेंगे 100 तो कितना हो जाएगा 400। तो 400 किलोमीटर
दूरी तय करने में इसको कितना समय लगा, 8 घंटा लगा। कट करेंगे तो 8 पचे 40 यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो पूरा यात्रा तय किया। जो औसत दूरी, औसत चाल हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से सिंप्लीफिकेशन का दिया हुआ है, पॉइंट में डेसिमल में दिया हुआ है। तो यहां से इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बटे दोनों का दशमलव हटा दो, दोनों हट जाएगा दशमलव, तो नीचे 10 का गुणा कर दिया, प्लस इनका गुणा करिए, 15 चौक कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, 6 15 छक्का 90, 90 और 6 96, 9 हासिल, 15 तिया 45, 45 और 9 54, 54। ठीक है, एक अंक यहाँ पे 2 अंक, तो कितने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। इसको कट करिए, इसको कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, 0 और 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 30। ठीक है, फिर फर्दर अगर कट करना चाहें तो इसको 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3 10 हो जाएगा, और 3 त्रिक के 9, 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 3.4 प्लस 5.46, 0 को छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा, पॉइंट से पहले यहाँ पे 6 रहेगा, 4 से 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, तो टोटल हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 8.86 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर से ज्योमेट्री का क्वेश्चन दे दिया आपके सामने, कह रहा है एक सम चतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 3 और 4 है। यदि सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजाओं की लंबाई, सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजाओं की लंबाई कितना दे रहा है, 12.5 इकाई है, तो छोटे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। सम चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसके चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। इनमें 2 विकर्ण दिया हुआ है। ठीक, अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि अगर सारी भुजाएं बराबर हैं तो विकर्ण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनका एंगल जो है डिफरेंट हो जाता है। ये क्या बनाता है, 90 से अधिक का कोण बनाता है, ये 90 से कम का कोण बनाता है, तो उनका विकर्ण भी क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। अब कह रहा है जो विकर्णों का अनुपात है वो कितना है, ये है मान लेते हैं 3x, और ये कितना है 4x, 3:4 दिया हुआ है, 3x और 4x। भुजाओं की लंबाई कितना दिया हुआ है, 12.5, तो 12.5 दिया है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कहा जा रहा है, मान लेते हैं कि उनका क्या करना है, हमको छोटे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। छोटे विकर्ण की क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। जब विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो ये एक आपस में क्या करते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितने का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो अगर यहां से हम ये देखें, मान लेते हैं ये कोई था A, B, C और D, ये भुजा भी, ये जो वाली भुजा है ये भी क्या हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, होगा। ठीक है ना। इस विकर्ण का आधा करेंगे तो इस विकर्ण का आधा कितना हो जाएगा, 3x/2, और दूसरे विकर्ण का आधा करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 4x/2। 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं। ठीक, तो यानी कि 3x/2 का स्क्वायर प्लस 4x/2 का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 12.5 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। आगे ये हो जाएगा 9x² 2 दूना 4 प्लस 16x² बटे 4, और ये हो जाएगा 100, मतलब ये 12.5 गुणे 12.5 हो जाएगा। दोनों में 4 कॉमन है तो 4 जो है एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 25x² बराबर 12.5 गुणे 12.5 गुणे 4। इतना कैलकुलेशन नहीं करोगे आप, जब आपको आ जाएगा तो आप सीधे सीधे कटपिट वहां पे सॉल्व कर लोगे। तो 25 से अगर हम 125 को काटना चाहें, ठीक है, 25 से क्या करें, 125 को काटना चाहें तो कितने बार में चला जाएगा, 5 बार में। ठीक, तो 0.5 आ जाएगा यहाँ पे, या तो
पॉइंट का अगर झंझट नहीं रखना है तो आप क्या करो, यहाँ पे यहीं पे क्या कर दो, पॉइंट खत्म कर दो, यहीं पे पॉइंट खत्म कर दो। तो ये हो जाएगा 125 गुणे 125 गुणे 4 गुणे 10⁻⁻2 हो जाएगा। 25 से 125 काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में। फिर तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x² √125 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 10⁻⁻2। इतना लंबा नहीं जाता, लेकिन 25 गुणे 5, ठीक है। तो 25 यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5, 125 को कितना लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 और 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 गुणे 5 और 4 का अगर वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 10⁻⁻1 होगा। ये कितना हो जाएगा, 5 × 25, 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा 5। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। छोटा विकर्ण पूछा है, छोटा विकर्ण हमारा क्या था, 3x था। 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया होगा, बहुत बड़ा हो गया, शॉर्ट हो जाएगा। जब आप लगाओगे ऑन पेपर तो केवल ये 30 सेकंड ही लेगा, उससे ज़्यादा सेकंड नहीं लेगा। 30 सेकंड समझाना है, बोलना पड़ रहा है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है बड़ा है, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आपको मेथड पता होना चाहिए, मेथड आपको पता चल गया ना, टेक्निक पता चल गया तो आप लगा लोगे। 24वां क्वेश्चन, 3 दोस्त अमित भरत चित्रा किसी पेंटिंग प्रोजेक्ट को व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 12, 18 और 24 घंटों में पूरा कर सकते हैं। तो ए जो है वो कितने घंटे में पूरा कर सकता है, 12, बी 18, सी 24 घंटे में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो इनका एलसीएम अगर ले लें, टोटल वर्क निकालना हो तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 72 और इसका जो एफिशिएंसी आ जाएगा 6, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, ठीक है। अब कह रहा है यदि वे 4 घंटे तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर अमित चला जाता है और भरत और चित्रा शेष कार्य तो कितने घंटे में करेंगे। तो सबको जोड़ दो, 6, 4, 10, 3, 13, तो 13 की एफिशिएंसी से तीनों लोग काम कर रहे थे, कितने घंटे तक काम कर रहे थे, 4 घंटे तक। बाद में जो है अमित ने छोड़ दिया, तो अमित चला गया तो 6 घटा देंगे, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7, और हमें पता नहीं है इन्होंने कितने घंटे काम किया। टोटल काम कितना था, 72 था। 13 चौक 52, 52 चला जाएगा 72 में घटाने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7t बराबर 72 - 52, 72 - 52 कितना आ जाएगा, 20। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 20/7 आ जाएगा। 7 दूना 14, फिर कितना बच गया, 6 बचा बटे 7, तो कितना घंटा लग गया, 2 सही 6/7 घंटे लग गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए सही हो गया। अभी मैंने ये भेजा भी था, ठीक है। तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती क्या होता है कि आप क्या करते हो, मान लेते हैं कोई अनुपात इस तरह दिया हुआ A/B समानुपाती B/N, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, A/B बराबर B/N लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AN बराबर B², N बराबर क्या हो जाएगा, B²/N, N बराबर क्या हो जाएगा, B²/A। इतना तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो B की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 56 दी गई है। कितनी दी गई है, 56, यानी 5.6 दी है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5.6 गुणे 5.6 बटे 0.8, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 से 8 × 8 = 64, 8 × 7 = 56, तो कट करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 7 बार में, यानी आ जाएगा 5.6 गुणे 7, 6 × 7 = 42, 4 और 7 और 5 = 35 और 4 जोड़ देंगे तो 39, तो कितना आ जाएगा, 39.2। इतना तो मैंने खाली आपको समझाया, लगेगा कैसे इतने में, तो कितना आ जाएगा, 39.2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंतिम 5 क्वेश्चन और है।
अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंदी है, 26वां भी, ठीक है, तो इसका शॉर्टकट खोजने की बहुत कोशिश की, नहीं मिल रहा था। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या है, 5, 6, 7 है, और इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है किसी भी भुजा का, जितना आपको दिया हुआ लंबाई सबको जोड़ दो, वही उसका क्या होता है, परिमाप होता है। तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 5x प्लस 6x प्लस 7x बराबर किसके दिया है, 90 के। 5, 6, 11, 11, 7, 18, कितना हो जाएगा, 18x बराबर 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। 18 से 90 जाएगा कितने बार में, 5 बार में, x की वैल्यू 5। एक भुजा की लंबाई यानी कि जो यहाँ 5 दिया है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 25, जो 6 दिया है उसकी लंबाई 30, जो 7 दिया है उसकी लंबाई 35। तो यानी कि 25, 30 और 35 हो जाएगा। क्षेत्रफल जब निकालते हैं किसी भी ट्रायंगल का, जब हमें ये ना पता हो कि वो ट्रायंगल किस तरह का है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एस निकालते हैं। एस क्या होता है, जो पेरीमीटर होता है उसका हाफ। तो पेरीमीटर कितना दिया था, 90, 90 बटे कितना कर देंगे, 2, कितना आ जाएगा, 45। अब त्रिभुज के एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए बराबर अंडर रूट, हीरोइन फार्मूला उसको बोलते हैं, एस इंटू एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। ये क्या हो जाती है, भुजाएं हो जाती हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो इसी फार्मूला में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 45 गुणे 45 माइनस ए यानी 25, 45 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20। 45 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20। फिर 45 में से बी, 45 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। 45 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। और फिर 45 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15। ठीक है, बस हमारा एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, 9 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो कितना होगा, 3। ये 2 पेयर में है तो कितना आ जाएगा, 1। ये 2 पेयर में है तो कितना आ जाएगा, 1। फिर इसका 2 पेयर में तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अंडर रूट 3 रह जाएगा क्योंकि इसका पेयर नहीं मिलेगा। तो 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 बचे 150, कितना आ जाएगा, 150 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, वर्गमूल निकालने में कहीं गलती हो रहा है क्या, 9 गुणे 5, अच्छा यहाँ पे 4 हो जाएगा ना। 20 का करेंगे तो 20 का क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा सा जल्दी में गलती। तो ये कहते हैं 45 का करेंगे तो 9 गुणे 5 हो गया, 20 का करेंगे तो 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 3 गुणे 5, या तो 5 जो है पहले लिख देते हैं, 5 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3, 5 गुणे 5 का वर्गमूल 5, 4 का वर्गमूल 2, 2 1 है तो यहीं पर रहने देंगे, और ये 2 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 गुणे अंडर रूट हो जाएगा 2 गुणे 3। ठीक है, तो 5 3 बचे 15, 15 दूना 30, 30 बचे 150, 150 अंडर रूट 2 तिया 6, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन लगाया था, कौन सा, अमित, भरत और चित्रा वाला, उसी तरह क्वेश्चन दे रहा है। कह रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए कितने दिन में पूरा करता है, 12, बी कितने दिन में पूरा करता है, 28 दिन में। दोनों 3 दिन काम करते हैं और फिर ए काम को छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम को पूरा करने में बी को कितना दिन लगेगा। तो दोनों का एलसीएम अगर ले ले तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा।
ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 दूने 28 और ये 12, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है कॉमन? 56, 56 नहीं हो सकता, 56 नहीं होगा तो 72 नहीं 84, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 84 आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा, ठीक है। निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। आप कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा 4 गुणे, इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 2, 12 को 6 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 28 को क्या लिख देंगे? 14 गुणे 2। तो 2 हमारा कॉमन आ गया, गुणे 6 गुणे 14, तो 14 छके कितना हो जाएगा? 84। या फिर उसको और कॉमन कर लेते हैं, रुको थोड़ा सा गलत हो रहा है, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक। और 28 को लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 7, ठीक। ये और ये आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 4 3 12, 12 7 84, ठीक है। एफिशिएंसी निकालना चाहें तो ये हो जाएगा कितना एफिशिएंसी होगा इसका? 7 का, 84/12 करेंगे 7, और 28/84 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 काम कर रहे हैं कितने दिन तक? 3, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो 3 दिन तक कितना काम कर रहे हैं? 10। तो 10 गुणे 3 प्लस एक काम को छोड़कर चला जाता है, तो ए की एफिशिएंसी थी 7, काम को छोड़कर चला जाता है। बी की एफिशिएंसी 7 है, 3 है, तो वो 3 के स्पीड से काम करेगा। कितने दिन में काम करेगा पता नहीं है। टोटल काम कितना दिया है? 84। तो ये हो जाएगा 30, 30 को 84 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 54। 30 को 84 में से घटा देंगे तो 54। इसको कट करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 3 एक कम 3, और 24 रहेगा तो 3 8 24। तो कितना दिन लग गया बी को अकेले काम करने में? 18 दिन लग गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है अंतिम। कह रहा है एक क्लास में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात 11 और 2 है, यानी कि पास और फेल। तो कितने पास हुए हैं? 11 पास हुए हैं और 2 फेल हो गए हैं, 2 फेल हो गए हैं। यदि 44 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, जो ये 2 यूनिट है वो 2 यूनिट किसके बराबर है? 44 के बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 1 यूनिट जो है 22 के बराबर हो जाएगा। 2 से कट करेंगे इसको कितने बार में जाएगा? 22 बार में, ठीक। दोनों अब जो पास हैं और जो फेल हैं दोनों मिला के क्लास में होंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 13 यूनिट। कितना हो जाएगा? 13 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी थी? 22। तो 22 गुणे 13 कर देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक। तो 22 गुणे 13 कर देंगे, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 2 कितना हो जाएगा? 286। तो 286 हमारा आंसर हो जाएगा। अंतिम 2 प्रश्न। कह रहा है किसी वस्तु पर 15% और 15% की दो क्रमिक मूल्य वृद्धि की एकल प्रतिशत वृद्धि के तुल्य होगा। कह रहा है कोई सामान है उस पर पहले 15% बढ़ाएं, फिर क्या कर दिया? 15% बढ़ा दिया, तो टोटल कितना बढ़ा? इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। तो क्या कर देंगे? यहाँ पे लिख देंगे 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणे 15/100। 15 15 जोड़ेंगे तो 30, प्लस 15 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225/100, ठीक है। 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा, तो हो जाएगा 2.25, और ये हो जाएगा 32.25। ये हो जाएगा आंसर। दूसरा मेथड आप लगा रहे होगे कि 100 में से 15% बढ़ा दे तो 115, फिर उसका 15% निकालोगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन फॉर्मूले से जाओगे तो सीधे सीधे आ जाएगा। अंतिम प्रश्न, यहाँ देखिए आपको कहा है एक क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफिकेशन का, आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे 18 प्लस बिग ब्रैकेट 24 डिवीजन में 3
ऑफ को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ऑफ को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, गुणे का चिन्ह लगाते हैं और तुरंत गुणा करते हैं। तो गुणा कर देंगे किसका, 3 में 2 का, कितना आ जाएगा 4, 4 गुणे 4, फिर तो छोटा ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो हम हटा देंगे इसको, कोई जरूरत नहीं है हमको इसकी। फिर से देखिए ध्यान से, मझला ब्रैकेट 18 प्लस बड़ा ब्रैकेट 24, यहाँ पे है ना ऑफ, तो इसको हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6, तो यहाँ पे 24 डिवाइड 6 गुणे 4 और फिर क्या लग जाएगा मझला ब्रैकेट और -10, ठीक है। तो 24/6, 24/6 कितना आएगा 4, 24/6 कितना आएगा 4 ना आएगा, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 4 गुणे 4 -10, 18 प्लस 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा 16 -10, 18 16 कितना हो जाएगा, 2 जोड़ 2 20 और 14 और जोड़ देंगे 34, 34 -10 और 34 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 24, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमने जो हमारा फर्स्ट शिफ्ट का सारा क्वांट का क्वेश्चन था हमने कर लिया। क्यों किया, ताकि हमें ये पता चल जाए एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है और किस मेथड से लगता है। जब हम पर्टिकुलर उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमारा ध्यान उस पर रहेगा, ठीक है।